तो उस गाइडेंस नोट में आईसीआई ने लिखा है कि इन केस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड इन केस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इसको करंट एंड नॉन करंट में बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज सेशन। I welcome all of you in this second session of the Audit Premium Club for the for created for the purpose of the discussion on audit consideration for the financial year 23-24। तो जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग शेड्यूल 3 से शुरुआत करेंगे। तो इस बार हम लोग शेड्यूल 3 से ही अपने डिस्कशन को शुरुआत करेंगे और उसको फिर आगे बढ़ाते हुए हम लोग बाकी और भी टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने के पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर ले ताकि इट विल बी इजियर फॉर मी टू इंटरेक्ट ऑल ऑफ यू, बिकॉज इट इज़ द इंटरेक्टिव सेशन। इसमें वन टू वन इंटरेक्शन करते हुए हम लोग डिस्कशन करेंगे तो इट विल बी मोर फ्रूटफुल। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू ना? यस सर। इट इज प्रॉपरली विजिबल। अच्छा अच्छा, गुड इवनिंग राहुल, हाउ आर यू? You are muted actually. Unmute yourself, then you can say. आई एम गुड। Yeah. हाँ हाँ। So we start today's topic. बंदर रहा कैसे कहीं है? से बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, मैं चाहूंगा कि वो अपना आवाज म्यूट कर ले। सिराज जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, आज हम लोग का डिस्कशन का मुख्य मुद्दा है शेड्यूल 3। तो अभी दो दो साल पहले ही कोविड के जस्ट बाद कंपनीज में काफी चेंजेस आया था, कंपनीज के प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसमें जो 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 चेंजेस आए थे उसमें सबसे प्रथम चेंज था वो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021 में। उसके बाद साथ ही साथ अमेंडमेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट में भी चेंज हुआ अदर मैटर में। फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020, तो कारो 2020 आया, उसमें भी काफ़ी चेंजेस हो गए। उसकी एप्लीकेबिलिटी भी में भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। अमेंडमेंट हुआ शेड्यूल 3 में और डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी अमेंडमेंट हुआ। तो हम लोग ऐसे सभी पॉइंट पे एक एक करके डिस्कशन करेंगे ताकि हम लोग एक पूरे कंप्लीट ऑडिट को, कंपनीज ऑडिट को कर पाने की स्थिति में रहें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग शेड्यूल 3 आते हैं कि कब से एप्लीकेबल हुआ ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 24 मार्च 2021 को एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें शेड्यूल 3 को अमेंड कर दिया गया। और इसके एप्लीकेबिलिटी, इसको 3 डिवीजन में बनाया गया, डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। तो एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज इशूड नोटिफिकेशन डेटेड 24 मार्च 2021 to enhance the disclosure required to be made by the company in its financial statements, board reports, and auditors' reports, with an objective to increase the transparency and provide additional disclosure to the users of the financial statement. These amendments are applicable from 1st April 2021. तो 1 अप्रैल 2021 से फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स जो भी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना था वो शेड्यूल 3 के जो नए रिक्वायरमेंट है, जो अमेंडेड शेड्यूल 3 है उसके हिसाब से शुरू हो चुका था। आज हम लोग 23-24 का अब करेंगे। Schedule 3 to the Companies Act 2013 provides the manner in which every company registered under the Act shall prepare its balance sheet, statement of profit and loss account, and notes thereto. In the light of the various economic and regulatory reforms that have taken place for companies over the last several years, there was a need for harmonizing and synchronizing the notified accounting standard as applicable. तो इस तरह से ये जो कारण था जो चेंजेस करने का शेड्यूल 3 में, कि ताकि मोर मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंसी आए, ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर हो, ताकि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ज्यादा सही जानकारी मिल सके। इसके जैसा कि मैंने कहा 3 डिवीजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। तो जितने भी एएस कंप्लाइंट कंपनियां हैं जिसपे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होता है वो सब डिवीजन 1 में कवर होता है। डिवीजन 1 में जो अमेंडमेंट्स है, डिवीजन 1 में जो फॉर्मेट दिया गया है वो सभी एएस कंप्लाइंट कंपनियों के लिए है। एंड डिवीजन 2 जो है वो इंड एएस कंपनियों के लिए, ऐसी कंपनियां जिस पर इंड एएस लागू होता है, जैसे लिस्टेड कंपनियां हो गई, या जो क्राइटेरिया इंड एएस को लागू होने के लिए जो दिया हुआ है वो इंड एएस जिन कंपनियों पे लागू होता है उनके लिए डिवीजन 2 लागू होता है शेड्यूल 3 का।
अदर देन इंड एएस एनबीएफसी। और डिवीजन थ्री जो है वो इंड एएस एनबीएफसी कंपनियां जो है जिन पे इंड एएस लागू है, उनके लिए डिवीजन थ्री है। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है, मान लीजिए जो कंपनियां एनबीएफसी कंपनी है और उस पे इंड एएस लागू नहीं है, तो उस पे कौन सा डिवीजन लगेगा, डिवीजन वन, डिवीजन टू या डिवीजन थ्री? क्वेश्चन आप लोगों से है मेरा, आप लोगों में से कोई इसका जवाब दीजिए कि यदि कोई एनबीएफसी कंपनी है जो जिसपे कि इंड एएस लागू नहीं हो रहा है, तो उस पे कौन सा डिवीजन ऑफ शेड्यूल थ्री लगेगा, डिवीजन वन, डिवीजन टू या डिवीजन थ्री? एनीवन? डिवीजन थ्री होना चाहिए। नॉन इंड एएस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। डिवीजन वन। यस, डिवीजन वन लगेगा उसमें, क्योंकि नॉन एएस कंपनी है ना ये। तो नॉन इंड एएस कंपनी है जिसपे केवल एएस कंप्लेंट हो रहा है, तो जो ऑल एएस कंप्लेंट कंपनी पे डिवीजन वन ही लगेगा। अब हम लोग जो डिवीजन वन में अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज में डिवीजन वन ही हम लोगों को आने वाला है। ऑल द कंपनी जिसपे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाइंस होता है। तो जो चेंजेस हुआ है शेड्यूल थ्री में, वो प्रेजेंटेशन रिलेटेड चेंजेस में चार तरह के चेंजेस हैं। एक तो पार्ट वन ऑफ बैलेंस शीट है, उसके फेस पर, ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, हेडिंग विल बी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड अदर इनटेंजिबल एसेट्स इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब जो फेस ऑफ द बैलेंस शीट है, पहले वहां पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा हुआ होता था, अब उसके जगह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग इनटेंजिबल एसेट्स उस तरह से लिखाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, ये वर्डिंग आ गया है, वो हटा दिया गया, केवल सिंपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। एंड टू डिस्क्लोज द करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग सेपरेट अंडर हेडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। पहले क्या है कि अदर करंट लायबिलिटी में वाला हेडिंग हुआ करता था, मैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब इसको जो है इन्होंने चेंज करके इसको करंट एसेट्स, अदर करंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर ले आया है। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग में इस हेडिंग को ले आया गया करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पहले वो अदर करंट लायबिलिटी के हेडिंग के अंदर में हुआ करता था। और एक जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो अंडर द हेडिंग ऑफ अदर नॉन करेंट एसेट्स ले आया गया है। वो पहले वहां पे नहीं हुआ करता था, वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में हुआ करता था। तो उसको वहां से हटा करके अदर नॉन करेंट एसेट्स ग्रुप में ले आया गया है। उसके बाद फिर एक टोटल रेवेन्यू में भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले तो वर्ड रेवेन्यू इनकम, उसको इनकम से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। टोटल रेवेन्यू वन प्लस टू ऑफ द वर्ड रेवेन्यू, द वर्ड इनकम शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। पहले टोटल रेवेन्यू लिखा जाता था, टोटल इनकम लिखा जाता है, वहां पे रेवेन्यू वर्ड यूज नहीं किया जाता है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शैल इंक्लूड फर्दर क्लासिफिकेशन ग्रांट और डोनेशन रिसीव्ड। और सेक्शन 8 कंपनी के लिए ग्रांट और डोनेशन रिसीव्ड का कॉलम उसमें जोड़ दिया गया है। अब सबसे हम लोग पहले आते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आया है वो राउंड ऑफ को लेकर के आया है। तो पहले जो है राउंड ऑफ मैंडेटरी नहीं था, लेकिन बाद में राउंड ऑफ को अब मैंडेटरी कर दिया गया है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। अब हर एक कंपनी को अपने बैलेंस शीट को राउंड ऑफ में करना जरूरी हो गया है। वो राउंड ऑफ किस तरह से कर सकते हैं, तो जिस कंपनी का टर्नओवर जो लेस देन 100 करोड़ है, तो नियरेस्ट टू 100,000 लैक्स और मिलियंस और डेसिमल देयर ऑफ में कर सकते हैं। और यदि जिस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ और उससे ज्यादा का है, तो उनको राउंड ऑफ करना पड़ेगा लैक्स, मिलियंस, करोड़ और डेसिमल देयर ऑफ, मतलब उनके लिए हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स लागू नहीं होगा। जो 100 करोड़ तक की कंपनियां हैं, वो अपने बैलेंस शीट में राउंड जो भी फिगर्स है, फाइनेंशियल फिगर, उसको राउंडिंग ऑफ कर सकती है। हंड्रेड्स में कर सकती है, थाउजेंड्स में कर सकती है, लैक्स में कर सकती है, और मिलियंस में भी कर सकती है, डेसिमल देयर ऑफ। और जो 100 करोड़ से ऊपर की है उनको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में करना अलाउ नहीं होगा, उनको लैक्स, मिलियंस और करोड़ में ही करना पड़ेगा राउंड ऑफ। अब यहाँ पे इस राउंड ऑफ को लेकर कुछ सवाल आते हैं। ये कुछ सवाल है जिसका आंसर आप लोगों से चाहिए। जैसे वेदर राउंडिंग ऑफ इज रिक्वायर्ड इवन फॉर फिगर्स इन नोट्स ऑन अकाउंट्स। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो राउंडिंग ऑफ की रिक्वायरमेंट बताया गया है, जो नोट्स एंड अकाउंट्स उसका रहता है, उसमें जो फिगर्स दिए जाते हैं कुछ कुछ, उसमें भी क्या राउंडिंग ऑफ करना मैंडेटरी है? एनीवन? Yes, sir. Required because it is part of balance sheet, P&L Yes, balance sheet. absolutely correct. Because it is the part of the financial statement and it is applicable on the financial statement. So rounding off in the
notes and accounts is mandatory. अब वेदर राउंडिंग ऑफ इज रिक्वायर्ड इवन इन कारो 2020, जो कारो रिपोर्टिंग होती है, उस कारो रिपोर्टिंग में भी कहीं कहीं कुछ फिगर्स देने पड़ते हैं। वो फिगर भी क्या राउंडिंग ऑफ में देना मैंडेटरी है? एनीवन? No, sir. वाई? There is no mention of words. Very less it is used. No, even the amounts written in the caro. कारो 2020 में इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज कारो 20 मतलब ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Schedule 3 is applicable only on the financial statement, not on the audit report. Audit report is the part of the auditors, and it is guided by SA 700, 705, and 706. So it is not the part of the financial statement. That is why the rounding of in CARO 2020 is not required. It is not mandatory. You can round off the figure there, but it is not mandatory. And the reason being is it is not the part of the financial statement. Then what shall be the duty of the auditor if the figures are not rounded off by the company? अगर देखो फिगर्स है, कोई मैनेजमेंट में एक बैलेंस शीट बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ऑडिट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया, तो उसमें फिगर्स को राउंडेड ऑफ नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर्स उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट में या उसको किस तरह से उसको मेंशन करेगा, कैसे करेगा ऑडिट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बताइए। We have to qualify, sir. ओनली क्वालिफाई और भी कुछ हो सकता है इसमें? और क्वालिफाई क्यों करना पड़ेगा, कारण क्या है क्वालिफाई करने का, यदि क्वालिफाई करना है तो? Not as per disclosure requirements. शेड्यूल 3 इज द पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट, और शेड्यूल 3 के हिसाब से यदि बैलेंस शीट नहीं बनता है तो उसमें एक ऐसे 450 है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 450। वो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 450 जो एवोल्यूशन ऑफ मिस स्टेटमेंट है। तो यदि यहाँ पे उसमें एवोल्यूशन ऑफ मिस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि मिस स्टेटमेंट इज द डिफरेंस between amount, classification, presentation, and disclosure of reported financial statement item, and amount, classification, presentation, and disclosure of financial statement item as was required by the applicable FRF। यहाँ FRF का मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो शेड्यूल 3 इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और यदि FRF के अनुसार क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर नहीं होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन एज पर FRF नहीं हुआ है, तो ये मिस स्टेटमेंट हो जाएगा। और जब यह मिस स्टेटमेंट हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में हम लोग, अब ऑडिटर का यहाँ पे ड्यूटी हो जाता है कि वो मिस स्टेटमेंट जब हो गया है तो उसको अब जज करे कि वेदर दिस इज अ मटेरियल और इट इज अ इमटेरियल। यदि वो मटेरियल में से स्टेटमेंट होगा तो उसको ऐसे 705 के हिसाब से क्वालिफाई करना होगा। यदि वो इमटेरियल में से स्टेटमेंट है तो उसको ऐसे 706 के अनुसार EOM में लेना पड़ेगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर में। तो यहाँ दो ऑप्शन हो सकता है। तो अब आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, वेदर इट इज ओनली मिस स्टेटमेंट, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट, और इट इज अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट? कौन जवाब देना चाहेगा इसका कि ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है? Immaterial, sir. इमटेरियल है आपके अनुसार, और कोई इसको मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी मानना चाहेगा? एनीवन? सर ये तो डिपेंड करता है ना, अगर सिग्निफिकेंट इफेक्ट अगर हो रहा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर यहाँ तो पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको फिगर्स का राउंड ऑफ नहीं होने से कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। देयर इज नो इम्पैक्ट इन द फाइनेंशियल फिगर और इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पे टू स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक स्कूल ऑफ थॉट्स है कि इट इज ए मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और उनका आर्गुमेंट है कि क्यों ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया है। यदि रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, शेड्यूल 3 जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसको फॉलो नहीं किया जाता है, तो दैट कम्स अंडर द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ऐसी स्थिति में उसको क्वालिफाई करना जरूरी हो जाता है रिपोर्ट को। लेकिन एक थॉट और है कि चूंकि फाइनेंशियल फिगर्स में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसमें हम लोग यदि डेबिट में भी राउंड ऑफ नहीं किया तो क्रेडिट में भी राउंड ऑफ नहीं किए हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों ही राउंड ऑफ नहीं किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है उस पर, तो उसको आप EOM में भी ले जा सकते हैं यदि इट इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स टू द कंपनी। तो एज पर ऐसे 706 इसको हम लोग EOM एम्फेसिस ऑफ मैटर में भी लिख सकते हैं। यहाँ दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। इट इज द बेसिकली डिपेंड अपॉन द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का जजमेंट पे ही फुल्ली डिपेंड करता है, ऑडिटर को जज करना है
मटेरियल मिस स्टेटमेंट मानना है कि नहीं मानना है, ऑडिटर पे छोड़ दिया गया है यहाँ पे। जैसे मान Yeah, लीजिए। sir, one of our clients is an insurance broker company. So ओके। he requires to both sides of whether rounded off figures and full figures. Both we are giving to him because for submitting to insurance regulatory authority, they require Yeah, full figures. no, for the insurance regulatory authority, this is not applicable also. For banking company, for insurance regulatory authority, they are not required to round off the figure. The Schedule 3 is not applicable to them. No, no, it is an insurance brokerage company listed ओके under ओके Companies Act also. Hmm. ओके, द इंश्योरेंस ब्रोकरेज कंपनी है तो उस पर तो फिर आ जाएगा। लेकिन उनको अपना आईआरडीआई में देना है तो अपना फिगर राउंडेड ऑफ नहीं करके देंगे। बट फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट उनको तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। दोनों देते उनको. They हाँ, will submit. बोथ द टाइप ऑफ फिगर्स ना। Yeah. हाँ ठीक है, दैट्स नॉट नो प्रॉब्लम। एंड दिस इज द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। तो फेस ऑफ द बैलेंस शीट जो शेड्यूल 3 का है उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज का साइड है ये। इसमें आप देखिएगा कोई अमेंडमेंट, कोई खास अमेंडमेंट नहीं हुआ है। जो जैसे शेड्यूल 3 पहले था, अमेंडमेंट के बाद भी करीब करीब फेस ऑफ द बैलेंस शीट में इक्विटी लायबिलिटीज उसी तरह से है। यहाँ एक फिगर आप देख रहे होंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। इसी तरह से आप एसेट्स में आप देखते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट। तो अब ये बताइए कि इसमें इसको अलग से दिखाया गया है नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को, और नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में दिखाया गया डेफर्ड टैक्स एसेट्स को। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट्स को भी करंट या नॉन करंट में करने की रिक्वायरमेंट है? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप, कि क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स एसेट्स को भी करंट एंड नॉन करंट में क्लासिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है? क्या हम लोगों को उसको करंट नॉन करंट में नहीं क्लासिफाई सर, करना? क्योंकि वहां पे वो फेस पे वो दे दिया है तो शायद करने की जरूरत नहीं सर। एग्जैक्ट रीजन क्या है? एग्जैक्ट रीजन ये है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बारे में इंड एस वन में लिखा हुआ कि इसको आपको करंट एंड नॉन करंट में करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो डिवीजन 2 के लिए तो हो गया कि नहीं करने की जरूरत है। लेकिन डिवीजन 1 में क्या होगा? डिवीजन 1 तो एएस कंप्लायंट कंपनी के लिए है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस पे साइलेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं कहता है कि इसको करंट नॉन करंट में करना है कि नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में चलिए डिवीजन 2 के लिए तो मान लिया, डिवीजन 3 के लिए मान लिया कि इसको करंट एंड नॉन करंट में करने की जरूरत नहीं है। पर डिवीजन 1 के लिए क्या करना चाहिए बताइए? एनीवन? इसको करंट नॉन करंट में करने की जरूरत है डिवीजन 1, मतलब एएस कंप्लायंट कंपनी के लिए? इसमें ऐसा है कि गाइडेंस नोट में कर शेड्यूल भी 3 सकते हैं, और नहीं भी कर आईसीएआई का, सकते। आईसीएआई का गाइडेंस नोट है। गाइडेंस नोट इन शेड्यूल 3 इशूड बाय द आईसीएआई। तो उस गाइडेंस नोट में आईसीएआई ने लिखा है कि इन केस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड इन केस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इसको करंट एंड नॉन करंट में बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ गाइडेंस नोट में लिख दिया गया है तो अब हम लोग के लिए एप्लीकेबल हो गया, इसलिए उसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज द मेन रीजन फॉर नॉट डूइंग इन करंट एंड नॉन करंट। ओके। अब जैसे इसके फेस में आप देख सकते हैं, इन केस ऑफ एसेट्स, इसमें नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले लिखा होता था, अब जो येलो में किया हुआ है वही उसमें चेंज हुआ है। उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स करके हेडिंग बना दिया गया है। उसके नीचे फिर 4 सब हेडिंग दे दिए गए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो फेस में ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब पहले हम लोग इसमें दे देख लेते हैं कि ट्रेड पेएबल एंड ट्रेड रिसीवेबल जो होता है। अब देखें यहाँ पे नॉन ये करंट लायबिलिटी के अंदर में ट्रेड पेएबल अलग से दिखाया हुआ है, परंतु नॉन करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल अलग से कहीं कोई कॉलम नहीं है, उसका उसका कहीं कोई रो नहीं दिया हुआ अलग से। क्या ट्रेड पेएबल करंट नॉन करंट में होता है? पहले तो ये बताइए कि ट्रेड पेएबल क्या करंट नॉन करंट हो सकता है? एनीवन? क्या ट्रेड पेएबल एंड ट्रेड रिसीवेबल करंट एंड नॉन करंट हो सकता है? जी सर, हो सकता है। एकदम हो सकता है। क्योंकि करंट एंड नॉन करंट के लिए क्या डेफिनेशन है? इन केस ऑफ ट्रेड पेएबल, इन वन किसको करंट मानते हैं किसको नॉन करंट मानते हैं ट्रेड पेएबल में? विद इन 1 ईयर जो पेमेंट हो जाएगा उसको करंट मानेंगे, जो आफ्टर 1 ईयर पेमेंट होगा उसको नहीं, नॉन करंट। वैसा नहीं है। वो है कि यदि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि 31 मार्च को रिपोर्टिंग डेट में जो आउटस्टैंडिंग्स है वो विद इन 12 मंथ रिसीव हो जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है यदि मैनेजमेंट का,
जी तब सर। वो उसको करंट मानेगी, और मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि नहीं, ये 12 मंथ में हम लोगों को रिकवर नहीं होगा, इसमें ज़्यादा समय लगेगा, तब वो पोर्शन नॉन करंट का हो जाता है। तो अब शॉर्ट इसमें तो ट्रेड पेबल में तो अलग लाइन आइटम यहाँ दे दिया गया करंट लायबिलिटी में। तो अब यदि नॉन करंट है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? एनी वन, यदि नॉन करंट ट्रेड पेबल आपके पास में है, तो उसको आप नॉन करंट लायबिलिटी में किस जगह पे आप दिखाइएगा? वो जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर में। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर में एक तो सब हेड बनेगा, जिसमें लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल को विथ एजिंग के साथ में, जो एजिंग का रिक्वायरमेंट है उसके साथ पूरा डिस्क्लोज किया जाएगा। अब जैसे इसमें एक तो केस स्टडी हम लोग लेते हैं। अब केस स्टडी जैसे मान लीजिए RST प्राइवेट लिमिटेड, दैट सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹10 crore टू LMN लिमिटेड ऑन 28 December 2020। The period of credit allowed is 100 days. The amount was not received as on 31st March 2021 and is still outstanding as at 31st March 2022. And date of approval of financial statement is 30th May 2022. It came to the knowledge of RST Private Limited that CIRP has commenced against the LMN Limited by NCLT order dated 28th May 2022, and the management do not expect to receive the amount from LMN Limited even by 31st March 2023. Then how should receivable from LMN Limited be reflected in the financial statement of RST Private Limited for financial year 2021 and 21-22? ये एक सवाल है, एक केस स्टडी है। इसका कौन जवाब देना चाहेगा बताइए कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? करेंट होगा, नॉन करेंट होगा, क्या होगा? यही दो मेन चीज है कि वेदर इट विल बी अ करेंट और इट विल बी अ नॉन करेंट। तो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी 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 वन में करंट नॉन करंट में आएगा, और 2022 में, 21-22 में करंट में आएगा। इसमें जो है 2021 में तो करंट में आएगा ये, ठीक है। इवन दो उसको 31 मार्च 2022 तक नहीं रिसीव हुआ, उसके बावजूद भी ये 2021 में जो है वो करंट में आएगा। इसीलिए आएगा कि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट जब करती है कि ये विद इन 12 मंथ रिसीव हो जाएगा, तो उस करंट में लिया जाता है, भले वो रिसीव नहीं हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में लेकिन 21-22 में क्या होगा? तो 21-22 में देखिए क्या हो रहा है। इट केम टू द नॉलेज ऑफ RST प्राइवेट लिमिटेड द CIRP has commenced against the LMN Limited by NCLT order dated 28 May 2022, and the management do not expect to receive the same from LMN Limited by 31st March 2023. तो 21-22 में क्या हो रहा है कि 22 के बाद वहां पे NCLT का ऑर्डर हो गया है, उसको अब अमाउंट मिलने की एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो गई है CIRP की वजह से। अब मैनेजमेंट देख रहा है कि मार्च 23 तक, यानी विद इन 12 मंथ अमाउंट रिसीव नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में 21-22 के लिए ये नॉन करेंट हो जाएगा। अब इसमें ये बताइए कि जब 21-22 में नॉन करेंट है, तो ऐसी स्थिति में जब 21-22 का बैलेंस शीट बनाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो प्रीवियस ईयर फिगर होता है 2021 का, तो उसको भी क्या नॉन करेंट में दिखाना पड़ेगा? Yes, sir. Regrouping has to be done. नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। एज पर द शेड्यूल 3A गाइडेंस नोट इन शेड्यूल 3, इस तरह के सिचुएशन में आप प्रीवियस ईयर फिगर का क्लासिफिकेशन आपको चेंज नहीं करना है। प्रीवियस ईयर इट विल बी स्टिल इन द करंट, even though in the current year it is in the non-current bucket. तो इट इज द गाइडेंस नोट ऑफ शेड्यूल 3, तो ऐसा आपको नहीं करना है। प्रीवियस ईयर फिगर को रिक्लासीफाई इस पर्पस के लिए आपको नहीं करना है। यदि प्रीवियस ईयर आपने करंट में दिखाया है, करंट ईयर में आपको पता चल रहा है, आपने उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिसीव नहीं होगा, तो नॉन करंट में डाल रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर को रिक्लासीफाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोगों का जो चेंजेस है वो है डिस्क्लोजर ऑफ प्रमोटर शेयर होल्डिंग में। तो शेयर कैपिटल में एक प्रमोटर, ऐसे तो शेड्यूल 3 में जो चेंजेस आया है,
पहले तो हम लोग 5% या उससे ज़्यादा जितने भी शेयर होल्डर होते थे उन सब का डिटेल वहाँ पे डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट होती थी। अब एक नया रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट होने के बाद आ गया कि जो भी प्रमोटर शेयर होल्डर है उनका भी जो है मैंडेटरली आपको डिस्क्लोज करना है वहाँ पे कि उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, और उनका प्रीवियस ईयर से और इस ईयर में जो कोई चेंजेस हुआ है शेयर होल्डिंग में, तो वो परसेंटेज ऑफ चेंज का भी आपको वहाँ पे डिस्क्लोजर देना है। तो ये एक नया रिक्वायरमेंट आ गया है ये, जो कि 21-22 से लागू हो गया फाइनेंशियल ईयर से। अब प्रमोटर का यहाँ क्या मतलब है ये समझना बहुत जरूरी है कि हु इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। कोई इस बारे में कुछ बताना चाहेगा कि प्रमोटर कौन है, प्रमोटर का क्या डेफिनेशन है? These initial shareholders. नहीं, प्रमोटर तो जो को कंपनी डिफाइन फॉर्मेशन में मतलब वो सब नहीं, फिर कंपनीज एक्ट में आपको जाना पड़ेगा इसमें, वहां पे प्रमोटर को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइन द प्रमोटर्स। तो वो डेफिनेशन क्या है प्रमोटर का? एनी पर्सन आइडेंटिफाइड एज प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस और द एनुअल रिटर्न। कोई पर्सन जो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में और कंपनी का जो एनुअल रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं हर साल, उसमें जो इसको प्रमोटर आइडेंटिफाइड कर दिया गया, दैट इज द प्रमोटर, वो प्रमोटर है। एनी पर्सन हु इज इन द पोजिशन टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज द डायरेक्टर, शेयर होल्डर और अदरवाइज। तो जो कंट्रोल करते हैं, फिर कंट्रोल का डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे क्या है। द पर्सन हु कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, चाहे डायरेक्टली करता हो, इनडायरेक्टली करता हो, एज ए डायरेक्टर करता हो, एज ए शेयर होल्डर करता हो, तो वो भी प्रमोटर कहलाएगा। फिर दिया एनी पर्सन टू हुज डायरेक्टर एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज accustomed टू एक्ट अदर देन एडवाइस गिवन इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। अब ऐसा पर्सन जिसका इतना इन्फ्लुएंस है कंपनी में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में उसको बुलाया जाता है, और ही इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज accustomed टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिम, तो उतना इन्फ्लुएंशियल होने की वजह से ही इज ऑल्सो द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। इस तरह से प्रमोटर को डिफाइन किया है कि दीज आर द पर्सन हु आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो उसी को आइडेंटिफाई करते हुए उनका जो शेयर होल्डिंग है उसको वहां पे शेड्यूल 3 के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग कंट्रोल भी देख लें क्या होता है, कंट्रोल का क्या मतलब है। Control shall include the rights to appoint the majority of the director or to control the management or policy decision exercisable by a person or person acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreement or agreements or in any other manner. Section 2 subsection 27 of Companies Act जो है, clause 27 in fact not subsection, section 2 clause 27 of the Companies Act डिफाइन द कंट्रोल। और उस कंट्रोल में कहा गया है कि राइट्स टू अपॉइंट द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर और टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और द पॉलिसी डिसीजन एक्सरसाइजेबल बाय द पर्सन और पर्सन एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इंक्लूडिंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट राइट्स और शेयर होल्डर एग्रीमेंट और वोटिंग एग्रीमेंट, किसी भी तरह से उसको ऐसा कंट्रोल मिल गया कंपनी पे, तो वो उसी को कंट्रोल माना गया, और जिसको ऐसा कंट्रोल है उसको प्रमोटर माना गया है। अब अब जो थर्ड पॉइंट था उसका, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, हु इज द मैनेजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्या वो प्रमोटर कहलाएगा? तो मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स द डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी और बाय एन एग्रीमेंट विद द कंपनी और अ रेजोल्यूशन पास्ड इन इट्स जनरल मीटिंग और बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज entrusted with the substantial power of management of the affairs of the company and includes a director occupying the position of managing director by whatever name called। सेक्शन 2 सब क्लॉज 54 में डिफाइन किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर को, हु इज entrusted विद द सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यदि वो सब्सटेंशियल पावर उसके पास में है टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट, तो वो भी प्रमोटर के कोटा में आ जाएगा और उसका भी उसे होल्डिंग देना पड़ेगा। परंतु यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, द पावर टू डू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऑफ अ रूटीन नेचर when so authorized by the board, such as the power to fix the common seal of the company or to any document or to draw and endorse any check on the account of the company in any bank or to draw and endorse any negotiable instrument or to sign any certificate or share or to direct registration or transfer of any shares shall not be deemed to be included within the substantial power of the management। मतलब ये सब जो पावर दिया गया है तो सब्सटेंशियल पावर में नहीं आएगा। यदि ओनली उतनी ही पावर है तो फिर वो प्रमोटर नहीं कहलाएगा, उसके बाद सब्सटेंशियल पावर होना चाहिए तभी वो प्रमोटर कहलाएगा।
तो इस तरह से शेयर होल्डिंग का, प्रमोटर शेयर होल्डिंग को किस में, प्रमोटर कौन होता है, उसका शेयर होल्डिंग में किस तरह से डिस्क्लोजर देना है, ये इसमें आ गया हम लोगों का। और उसका किस तरह से प्रेजेंटेशन होता है, वो एक तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लास ऑफ शेयर क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या था, और प्रीवियस ईयर का क्या था, क्या चेंज इन द परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है। तो इस तरह से उसका प्रेजेंटेशन होता है। इसमें अब हम लोग एक केस स्टडी करते हैं। अभी हम लोग कितना चीज समझे हैं प्रमोटर के बारे में। तो मान लीजिए आप लोगों के सामने में इस तरह का एक तो सिचुएशन आता है कि RST प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। शेयर हेल्ड बाय मिस्टर आर, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके पास 200 शेयर है, लास्ट ईयर 1500 शेयर था। शेयर हेल्ड बाय मिस्टर एस, जो कि डायरेक्टर प्रोडक्शन है, उसके पास 1500 शेयर है, जो कि लास्ट ईयर 1000 था। शेयर हेल्ड बाय मिस्टर टी, हु इज अ डायरेक्टर फाइनेंस, एंड उसके पास 1500 शेयर है, लास्ट ईयर 1000 शेयर था। शेयर हेल्ड बाय मिसेस आर, 500 शेयर है, लास्ट ईयर भी 500 था। शेयर हेल्ड बाय मिसेस एस, उसके पास भी 500 शेयर है, लास्ट ईयर भी 500 शेयर था। शेयर हेल्ड बाय मिस्टर यू, हु इज द फादर ऑफ मिस्टर टी, उसके पास 1800 शेयर है, लास्ट ईयर भी 500 शेयर था। टोटल शेयर कैपिटल 10 रुपया का है। अब इसको बताइए कि किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अंडर द बकेट ऑफ, अंडर द कॉलम ऑफ प्रमोटर शेयर होल्डिंग। एनीवन? बस पानी लीजिए। कोई बताना चाहेगा कि क्या समझ में आ रहा है इसको पढ़ करके, कि कौन इसका प्रमोटर है, कौन इसका प्रमोटर नहीं है? क्या ये जो केस स्टडी दिया हुआ है, इसमें कोई ऐसा हिंट है दिया गया जिससे कि समझ में आया कि कोई प्रमोटर है कि नहीं है? तो इसमें ऐसा कोई हिंट नहीं दिया गया है कि कोई प्रमोटर है कि नहीं है। तो इसीलिए इसमें इस चीज को हम लोग नहीं जज कर सकते हैं कि प्रमोटर में ये लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। क्योंकि एमडी के बारे में कहा गया कि उसके पास 200 शेयर होता है, एमडी कैन बी द प्रमोटर, परंतु उसके पास सब्सटेंशियल पावर होना चाहिए। तो चेक करना पड़ेगा वेदर ही हैज अ सब्सटेंशियल पावर और नॉट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसी तरह से बाकी डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन डायरेक्टर, फाइनेंस दिया हुआ, लेकिन सब्सटेंशियल पावर है कि नहीं पता नहीं है। बाकी शेयर होल्डर है तो उसका नाम प्रमोटर पे आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा कोई हिंट यहाँ पे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये हम लोगों को यहाँ पे नहीं मालूम चल पा रहा है कि वेदर दे आर प्रमोटर शेयर होल्डर और नॉट। यही इसका आंसर है। हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा कि वेदर शेयर होल्डर इज अ प्रमोटर और नॉट, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 69। यदि इनका नाम एनुअल रिटर्न में होगा या प्रोस्पेक्टस में होगा तो वो हो जाएंगे प्रमोटर। ये तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आ जाएंगे तो प्रमोटर हो जाएंगे वो लोग। नेक्स्ट अमेंडमेंट है पैरा 6F में। पैरा 6F ऑफ शेड्यूल 3 जो रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बारे में है। तो प्री अमेंडमेंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग में यही है। सब हेडिंग्स जो यहाँ पे लिखा हुआ आता था। पोस्ट अमेंडमेंट में केवल उसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया गया है। वो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एंड दैट शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है टर्म लोन्स या इस तरह के जो व्हीकल लोन, टर्म लोन जो होते हैं, जिसका कि नेक्स्ट 12 मंथ का जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है, विद इन 12 मंथ जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है उसका टर्म लोन का, वो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहलाता है। और उसको डिस्क्लोज यहाँ पे किया जाता है। पहले जो ये क्लॉज था वो अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर में था। तो अदर करंट लायबिलिटीज में पहले प्री अमेंडमेंट था, उसको पोस्ट अमेंडमेंट में यहाँ से हटा दिया गया और यहाँ पे जोड़ दिया गया। बस यही चेंजेस हुआ है इसमें, बाकी सब कुछ उसका मतलब, उसका डेफिनेशन सब कुछ वही है, सेम है। सर ये कार लोन्स का आ सकता है क्या उधर इधर? एनी टाइप ऑफ टर्म लोन जिसका कि नेक्स्ट 12 मंथ का जो भी इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट पेएबल, वो पूरा का पूरा यहीं पे आएगा, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में ही आएगा, अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। ऑल द टाइप्स ऑफ टर्म लोन जिसका कि नेक्स्ट 12 मंथ का जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है वो आएगा यहाँ पे। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रेड पेएबल पे।
तो ट्रेड पेबल में चेंजेस जो किया गया है उसको एजिंग रिक्वायरमेंट और ले आया गया शेड्यूल 3 में। और उस एजिंग रिक्वायरमेंट में किस तरह से एजिंग करना है तो उसका इस तरह से टेबल बना दिया गया है कि उसको 4 कैटेगरी में बांटना है: एमएसएमई क्रेडिटर्स, अदर क्रेडिटर्स, डिस्प्यूटेड ड्यूज ऑफ एमएसएमई एंड डिस्प्यूटेड ड्यूज ऑफ अदर्स। और उसका ये बकेट क्या बनाया गया है: लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर्स एंड मोर देन 3 ईयर्स। और तब जाके उसका टोटल यहाँ पे करके टोटल पूरा बैलेंस शीट के मेन हेड से मैच कराने का है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आउटस्टैंडिंग फॉर द पीरियड फ्रॉम ड्यू डेट, यहाँ लिखा हुआ देखा आउटस्टैंडिंग फॉर फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम ड्यू डेट। तो ड्यू डेट से जो आउटस्टैंडिंग है उसका बकेट है यहाँ पे, लेकिन जिसका ड्यू डेट हुआ ही नहीं है तो उसके लिए उसको कहाँ प्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये एक सवाल आता है। कि जो अभी क्रेडिटर्स ड्यू ही नहीं हुआ है 31 मार्च को, रिपोर्टिंग डेट में यदि किसी क्रेडिटर्स का मान लीजिए 15 डेज का या 20 डेज का क्रेडिट पीरियड रहता है और 28 या 29 मार्च को परचेज किया गया तो उसका तो ड्यू हुआ नहीं है अभी अमाउंट 31 मार्च के डेट में। तो ऐसी स्थिति में वो किस बकेट में जाएगा, ये एक सवाल आता है। फिर अनबिल्ड भी होता है, बहुत से अनबिल्ड ड्यूज होते हैं जिसका प्रोविजन किया जाता है, तो वो कहाँ पे जाएंगे, उसका हम लोग कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे। कॉन्टेक्चुअल एब्लिगेशन होगा तो उसको कैसे हम लोग रिकंसाइल करेंगे, सब कुछ सवाल यहाँ पे आएंगे जिसका कि आंसर हम लोग ढूंढेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिस्प्यूटेड एंड नॉन डिस्प्यूटेड क्या होता है। व्हाट इज द डिस्प्यूटेड ड्यूज। तो डिस्प्यूटेड ड्यूज के बारे में हम लोग को जाना पड़ेगा सेक्शन 5 सब सेक्शन 6 ऑफ द आईबीसी 2016, दैट स्टेट्स दैट द डिस्प्यूट्स includes a suit or arbitration proceeding relating to the existence of the amount of debt, the quality of the goods or services, or the breach of the representation or warranty। तो ये तीनों में से कोई एक चीज डिस्प्यूट्स होता है तो वो आईबीसी के तहत डिस्प्यूट्स कहलाता है। और इस तरह के जो डिस्प्यूट्स होंगे वही यहाँ डिस्प्यूटेड ड्यूज में आएंगे। अब डिस्प्यूटेड मान लीजिए कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा इसको समझने में। सपोज मान लीजिए आरएसटी प्राइवेट लिमिटेड परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹10 crore फ्रॉम एलएनएम लिमिटेड, दैट इज नॉन एमएसएमई है, एंड ऑन 28 दिसंबर 2019 द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड इज 90 days। The amount was not paid and is still outstanding as at 31st March 2022. Date of approval of financial statement is 30th May 2022. How should the payable to Element Limited be reflected in the financial statement of RST Private Limited for financial year 21-22 in the following cases? Can it be shown under the current liabilities? Would your answer be same if Element Limited is struck off, and then can it be written off from the books if the Element Limited is struck off? तो ये सवाल हम लोगों के सामने है। तो पहला सवाल जो है कैन इट बी सोन अंडर द करंट लायबिलिटीज, तो बताइए आप लोग क्या करंट लायबिलिटीज में आ सकता है। यस इट विल कम अंडर द करंट लायबिलिटीज, इट विल कम अंडर द करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल का जो बकेट है उसी में ही आएगा। और उसके बाद फिर है, उसके बाद जो सवाल पूछा गया है कि वुड योर आंसर बी सेम इफ द एलिमेंट लिमिटेड इज स्ट्रक ऑफ एंड देन इट कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ द एलिमेंट लिमिटेड इज स्ट्रक ऑफ। यहाँ पे दो चीज है। तो सबसे पहले हम लोग को इसके लिए समझना पड़ेगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है। एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब होता है कि कोई भी डेट जो 3 साल से ऊपर हो चुका है, जैसे यहाँ पे देखिए 28 दिसंबर 2019 का परचेज है और इसका अभी तक पेमेंट नहीं किया गया मार्च 2022 तक। उसके बाद भी हम लोग इसको करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल में दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इसको अगला 12 मंथ में पेमेंट कर देंगे रिपोर्टिंग डेट में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन इसको करंट लायबिलिटी में लिया गया है। जब लेकिन यहाँ पे आप देखिए 3 साल पार हो चुका है। 2019 दिसंबर का है, तो 3 साल जब क्रॉस हो जाता है तो वो डेट फिर वो बार्ड बाय लिमिटेशन हो जाता है, उस पर कोर्ट में केस नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर उसको क्या हम लोगों को राइट ऑफ करना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी डेट जो है बार बार लिमिटेशन हो जाएगा तो फिर राइट ऑफ करने की रिक्वायरमेंट है, वो डेट तो रिकवर होगा नहीं या उसको पेमेंट नहीं करना है। लेकिन कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है केस को और उसका रिकवरी करवा सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे चूंकि कोर्ट के पास पावर है तो इवन दो इट इज द बार्ड बाय लिमिटेशन हम लोग को उसको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए।
और मान लीजिए कंपनी स्ट्रकअप हो गया, तब क्या होगा? तो जब कंपनी स्ट्रकअप हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका उसके डेट्स जो होते हैं, उसको उसके जो डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, वो राइट ऑफ नहीं होता है, उसको उसको एनफोर्स किया जा सकता है। और 20 साल तक वो उसको किया जा सकता है। मतलब कंपनी राइट ऑफ होने के बाद भी 20 साल के अंदर, स्ट्रकअप होने के बाद भी 20 ईयर्स तक उसको रिवाइव किया जा सकता है। 20 साल साल का समय रहता है रिवाइवल करने का। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में आप स्ट्रकअप हो जाने के बाद भी उसका पेबल को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रिवाइवल किसी भी समय हो सकता है और कभी भी वो पैसा मांग सकता है अपना। ऐसी स्थिति में आपको उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा अपने बैलेंस शीट में। करंट में रखना है, नॉन करंट में रखना है, इट इज डिपेंड अपॉन द मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वो रहेगा बैलेंस शीट में। साथ में एक स्टॉक ऑफ कंपनीज के बारे में एक और ट्रांजेक्शन देना पड़ता है डिस्क्लोजर, जो कि पैरा 6 वाई में है। वेयर द कंपनी हैज एनी ट्रांजेक्शन विद द कंपनीज स्टॉक ऑफ अंडर सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और सेक्शन 560 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स। तो स्टॉक ऑफ कंपनी का नेम देना है, उसके साथ किस तरह का ट्रांजेक्शन हुआ था, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, रिसीवेबल, पेएबल्स, शेयर हेल्ड बाय स्टॉक ऑफ कंपनी, अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो जिस तरह का ट्रांजेक्शन था वो देना है। बैलेंस उसका कितना आउटस्टैंडिंग है, और रिलेशनशिप विद द स्टॉक ऑफ कंपनी इफ एनी टू बी डिस्क्लोज, यदि कोई रिलेशनशिप भी हो उस स्टॉक ऑफ कंपनी के साथ में तो उसको भी डिस्क्लोज करना है। ये भी एक नया रिक्वायरमेंट सिविल 3 में अमेंडमेंट होकर के आया है, जिसको कि देना है। कुछ इसमें केस लॉ भी इसी से रिलेटेड, जो लिमिटेशंस के बारे में हम लोग बात किए कि लिमिटेशंस एक्ट के तहत यदि कोई डेट आ गया तो क्या होगा, और फिर स्टॉक ऑफ कंपनी होगी तो क्या होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड वर्सेस बिसल जायसवाल एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस कृष्ण Krishi Dhan Seeds Private Limited settled the issue that an entry made in the balance sheet of a corporate debtor would amount to an acknowledgement of liability under Section 18 of Limitation Act। यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्नॉलेज किया गया है डेट को, तो वो अंडर द लिमिटेशन एक्ट उसको माना जाएगा लाइबिलिटी। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, इसलिए वो रिकवर हो सकता है। ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस अंडर सेक्शन 248, सेक्शन 248 में कंपनी स्टॉक ऑफ होता है, जो आरओसी करती है, तो कंपनी सीज टू ऑपरेट एज ए कंपनी एंड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड टू इट shall be deemed to have been cancelled from such date, except for the purpose of realizing the amount due to the company and for the payment or discharge of liability or obligation of the company। इस पर्पस के लिए लेकिन वो स्टॉक ऑफ नहीं होगा, बाकी सभी पर्पस के लिए स्टॉक ऑफ हो जाएगा। And therefore, just because name of the company is struck off register under section 248, that will not come in the way of the court to pass an order of the winding of the company। तो ये इस तरह से केस लॉ है इसमें। अभी इसका प्रेजेंटेशन है कि एजिंग किस तरह से करना है। जैसे हमने कहा था कि जो ड्यू नहीं हुआ उसको क्या करेंगे, तो उसके लिए कॉलम बना देना है और नॉट ड्यू को यहाँ पे दे देना है। और एक दो अनबिल्ड ड्यूज है, जो ड्यूज है जिसका कि बिलिंग अभी नहीं हुआ है लेकिन प्रोविजंस किया गया है उसका क्रेडिटर्स का, तो वो अनबिल्ड ड्यूज में आएगा, और इस तरह से उसका प्रेजेंटेशन हम लोगों को करना पड़ेगा। तो एक लिस्टेड कंपनी का ही प्रेजेंटेशन है ये, उसी उसी को मैंने यहाँ पे लिया है। अब सेम वे ट्रेड रिसीवेबल में भी अब एजिंग की रिक्वायरमेंट आ गई है। प्री अमेंडमेंट क्या था? प्री अग्रीमेंट था कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ फ्रॉम द डेट दे बिकम ड्यू फॉर द पेमेंट, उसको सेपरेटली दिखाया जाता था कि अब 6 मंथ एंड अदर डेट्स करके। अब अब अमेंडमेंट होने के बाद शेड्यूल 3 में पूरी तरह से चेंज हो गया है, और इसमें अब एजिंग रिक्वायरमेंट के साथ साथ इसको इस तरह से टेबुलेट करके दिखाने की रिक्वायरमेंट आ गई है, जिसमें फॉर ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग फॉलोइंग एजिंग शेड्यूल शुड बी गिवन। उसमें है कि अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड्स, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड्स, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड डाउटफुल। तो इसमें जो है उसको भी फिर लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ टू 1 ईयर, जो बकेट है 1 to 2, 2 to 3 एंड मोर देन 3 ईयर्स एंड देन टोटल। इस तरह से उसको एजिंग करने की रिक्वायरमेंट आ गई, ये एक नया टेबल आ गया है। तो इसमें भी हम लोग पहले केस स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो उससे और क्लेरिफाई हो जाएगा एजिंग वगैरह का जो भी मैटर है। मान लीजिए आरएसटी प्राइवेट लिमिटेड है एंड टोटल ट्रेड रिसीवेबल इज रुपीज 1000, इट इज अ करंट ट्रेड रिसीवेबल। रुपीज 200 इज अंडर रनिंग अकाउंट एंड डेटर्स आर पेइंग वेल ऑन टाइम।
₹300 is under the running account, but the debtors have asked some time to pay off due to COVID lockdown. Then ₹400 is under the running account, and the debtor has defaulted in payment but has provided some security of his assets or equivalent amount. Then ₹100 is under running account and is withheld for poor quality of goods. Rupees out of which ₹30 is from the debtors, which is a government company having good financial position, and ₹70 is from LML Limited, which is under IBC, and the resolution plan is under process for approval. तो इस तरह से सिचुएशन, अब इस डेटर्स को अलग अलग को हम लोग किस तरह से ऊपर टेबल में दिखाएंगे। जैसे अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड्स, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल अंडर गुड्स एंड डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल अंडर कंसिडर्ड डाउटफुल। चार तरह की कैटेगरी है। अब इस चारों कैटेगरी में कैसे दिखाना है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है कि ₹200 इज अंडर रनिंग अकाउंट एंड डेटर्स आर पेइंग ऑफ वेल इन टाइम। तो ये तो आ जाएगा आपका अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर गुड। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी, इट विल कम अंडर द फर्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट है ₹300 इज अंडर रनिंग अकाउंट बट द डेटर्स हैव आस्क्ड सम टाइम टू पे ऑफ द ड्यू टू द कोविड लॉकडाउन। अब बताइए, इसको आप लोग बताइए कि कहाँ आना चाहिए। रनिंग करंट अकाउंट में है, बट तो ड्यू टू सम सिचुएशन जैसे कि कोविड लॉकडाउन हो गया तो वो कुछ समय मांग रहा है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अब थोड़ी सी गड़बड़ा रही है कोविड की वजह से, या इस तरह के और कुछ सिचुएशन आने से। तो अब वो उसको हम लोग क्या करेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड गुड और तो कंसिडर्ड। दो नंबर में दे देंगे, अनडिस्प्यूटेड रिसीवेबल कंसिडर अनडिस्प्यूटेड डाउटफुल। तो है लेकिन वो कंसिडर्ड गुड में जाएगा, कंसिडर डाउटफुल में जाएगा। डाउटफुल भी थोड़ा कोविड की वजह से अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर डाउटफुल होगा। हाँ, इसमें आपको फिर जजमेंट की रिक्वायरमेंट आ गई, वहाँ पे मैनेजमेंट को देखना होगा कि भाई उसको उसके साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो वो कैसा है, सामने वाला जो पार्टी है वो किस तरह का है, उसका ट्रेड उसके साथ किस तरह का ट्रेड रिलेशनशिप रहा है। उसके आधार पर जज कर सकता है कि वेदर ये डाउटफुल है कि नहीं है। तो उसको और भी पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे इसमें, नहीं तो डाउटफुल में उसको देना पड़ेगा उसको। उसके बाद ₹400 इज अंडर रनिंग अकाउंट एंड डेटा is defaulted in the payment but the provided some security to his assets और इक्विवेलेंट अमाउंट। अब वो डिफॉल्ट कर दिया है लेकिन उसने कुछ सिक्योरिटी दिया हुआ है। तो अब ये क्या आएगा, कंसिडर्ड गुड और डाउटफुल आएगा तो डिस्प्यूटेड ट्रेड में ये डिस्प्यूटेड ट्रेड डिसेबल हो गया। अब ये कंसिडर्ड गुड होगा कि बट गुड में जाएगा सर, ड्यू की सिक्योरिटी दिया है तो। सिक्योरिटी दिया है उसके बाद भी गुड में जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी तो दिया है लेकिन उस सिक्योरिटी को तो वो किसी मैनिपुलेट कर सकता है ना। वो सिक्योरिटी बिके ही नहीं उसका, वो इस तरह का कुछ सिचुएशन ला दे उसके, और भी कई तरह के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कुछ स्टे लगवा दे उस पर। हो सकता है सिक्योरिटी से रियलाइज न कर पाए उसको, तो फिर सिक्योरिटी दे देने से वो गुड नहीं हो जाएगा। तो वो आएगा सिक्योरिटी किस तरह का है वो थोड़ा सा फिर देखना पड़ेगा कि अगर हाँ, केस टू केस रिसीवेबल हो रहा है एग्जामिन तो करने की कंसिडर जरूरत गुड है, होगा। केस टू केस इसलिए एग्जामिन करने की जरूरत है। केवल जी इतना, सर। इसको और हम लोग को एलोबरेट जाना पड़ेगा, उसमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि ये सिक्योरिटी को रियलाइजेबल है कि नहीं है। फिर सिक्योरिटी दे दिए हैं तो इसका मतलब नहीं हुआ कि ये डाउट डिस्प्यूटेड होने के बाद भी गुड है ये, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन और भी पैरामीटर्स को फिर चेक करना पड़ेगा। फिर अब एक जो ₹100 इज अंडर द रनिंग अकाउंट एंड इज विथ फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स है तो डिस्प्यूटेड हो गया ये। अब इसमें ₹30 जो है फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी से है, एंड ₹70 जो है वो एलएमएल लिमिटेड से, विच इज अंडर आईबीसी एंड द रिजोल्यूशन प्लान इज अंडर प्रोसेस। अब ये 30 और 70 कहाँ कहाँ जाएगा बताइए। हो गया डिस्प्यूटेड है दोनों ही, 30 एंड 70 दोनों ही डिस्प्यूटेड हो गया है क्योंकि पुअर क्वालिटी की वजह से है। तो अब ये 30 कहाँ जाएगा, 70 कहाँ जाएगा? एनी आंसर? इस तो 30 तीन will में ही go आना चाहिए, कंसिडर गवर्नमेंट का है। हाँ, 30 will go under 3 and 70 will go under 4. क्योंकि 30 गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का और फाइनेंशियल गुड फाइनेंशियल साउंड कंडीशन है, उसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि डाउटफुल है, तो उसको गुड में ही रखना पड़ेगा हम लोग को। तो चूंकि ये गवर्नमेंट का ड्यूज है, और जो आईबीसी में चला गया है तो वो डाउटफुल हो गया, वो रियलाइज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा अब कंफर्म नहीं है। कितना होगा कितना नहीं होगा वो भी नहीं हो सकता क्योंकि आईबीसी में जा चुका है, रिजोल्यूशन प्लान अंडर प्रोसेस है, तो वो आपका डाउटफुल में चला जाएगा। तो इस तरह से ट्रेड रिसीवेबल में आपको
जजमेंट के आधार पे उसको बकेट में और फिर उसको एज वाइज करके कंप्लीट करना है। उसमें भी फिर ये जो है ट्रेड रिसीवेबल सेल सब क्लासिफाइड, इसमें सब क्लासिफिकेशन भी है, सिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स एंड डाउटफुल, ये 3 पार्ट में अलग से और दिखाना पड़ता है इसको। और जो पेमेंट ड्यू नहीं हुआ है, जो अनबिल्ड है, तो उसको भी वहां पे रिकंसाइल करने के लिए दिखाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ये एक इसका फॉर्मेट हो गया। जैसे ट्रेड पेएबल के केस में था कि नॉट ड्यू का एक कॉलम और बन जाएगा और अनबिल्ड का और बन जाएगा, उस तरह से इसको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे जो लेस अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉसेस या क्रेडिट इम्पेयर्ड लिखा हुआ है, दैट इज फॉर द इंड एस कंपनीज। चूंकि इंड एस कंपनी का ये फॉर्मेट है, इसीलिए उसमें ये चीज लिखा हुआ है। हम लोग जो डिवीजन 1 में बनाएंगे उसमें ये पॉइंट नहीं आएगा, क्रेडिट इम्पेयर्ड एंड क्रेडिट लॉसेस जो दिखाया हुआ वो इंड एस वाले में आता है, जनरल एस कंप्लेंट कंपनी में नहीं आएगा। अब हम लोग आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो लॉन्ग टर्म एडवांसेस में जो चेंज हुआ है वो एक ही चेंज हुआ है, सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर के। पहले पैरा 6 LI में था ये सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस मेन हेडिंग के अंदर में हुआ करता था। अब उसको वहां से हटा करके अदर नॉन करेंट एसेट्स में ले जाया गया है, और वो पैरा 6 MIA में चला गया। पैरा 6 MIA जो है शेड्यूल 3 का, वो अदर नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड है। वहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट को डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट आ गई है। ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट अब अदर नॉन करेंट एसेट्स में आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में नहीं जाएगा। अब इसमें एक और रिक्वायरमेंट आ गया कि जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन ऑब्टेन करते हैं, टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन्स वगैरह, तो उसी पर्पस में यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, वो उस चीज के बारे में आपको बताना है शेड्यूल 3 में। वो उसको देना है आपको कि वेदर द लोन्स एंड एडवांसेस ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे हैव बीन गिवन। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि लोन्स एंड एडवांसेस जो कि बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला है, वो लोन्स कहाँ यूज हुआ है। यदि उसका कुछ डाइवर्सन ऑफ फंड हुआ है, वो पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर आपको अब शेड्यूल 3 में देना पड़ेगा, और रिक्वायरमेंट आ गई है। ये पैरा 6 5 A का है। पैरा 6 W एक है, इसमें क्या है कि पहले क्या था, if in the opinion of the board, any of the assets other than property, plant and equipment and non-current investment do not have a value on realization in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated, the fact that the board is of the opinion shall be stated। बोर्ड का ये ओपिनियन है, ऐसा स्टेट करने का पहले नियम था। अब उसमें क्या किया इन्होंने, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड एनी ऑफ द एसेट्स अदर देन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटेंजिबल एसेट्स वर्ड इसको जोड़ दिया, पहले नहीं था ये वर्ड वहां पे, एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डू नॉट हैव ए वैल्यू ऑन रियलाइजेशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस at least equal to the amount at which they are stated, the fact that the board is of the opinion shall be stated। जैसे नॉन करंट करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को छोड़ के इसके अलावा जो भी एसेट्स है, यदि उसका वैल्यू जो रिपोर्टिंग डेट में दिखाया जा रहा है उतना रियलाइज होने की स्थिति में नहीं है, उतना रियलाइजेबल नहीं है, तो उसको बोर्ड को स्टेट करना, बताना है, इस चीज को डिस्क्लोज करना है, इस चीज को बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये एक नया रिक्वायरमेंट इसमें आ गया है। जैसे मान लीजिए फिर कुछ केस स्टडी से रिलेटेड हम लोग लेते हैं तो और क्लेरिफाई हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि एलिमेंट लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड टर्म लोन फ्रॉम द नेशनलाइज्ड बैंक अमाउंटिंग टू ₹10 crore फॉर द परचेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इक्विपमेंट। आउट ऑफ दिस द कंपनी हैज यूटिलाइज्ड ₹10 lakhs टुवर्ड्स द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड कार टू बी यूज्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अब जो यहाँ पे जो पैरा 6 5 A है, इसमें रिक्वायरमेंट था कि टर्म लोन या बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी लोन ऑब्टेन करते हैं, यदि उस पर्पस में यूटिलाइज नहीं हुआ तो उसको डिस्क्लोज करना है। अब यहाँ पे बताइए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग बताइए, क्या इसको डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। एनीवन? बताइए, कोई भी जो जो समझ में आ रहा हो बताइए, ताकि एक इंटरेक्शन भी होना चाहिए। सर पहला वाला तो डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लिया है, लेकिन वो कार और ऑफिस का फर्नीचर खरीद रहे हैं। हाँ तो देखिए, पर्पस जिस पर्पस के लिए लिया गया उसी में यूज होना चाहिए।
यहाँ रिसर्च जी एंड सर। डेवलपमेंट के लिए लिया गया है, इक्विपमेंट के लिए, और उससे यदि फर्नीचर एंड कार ले लिया गया है तो ये डाइवर्सन हो जाएगा। इट इज़ नॉट यूज फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज़ बीन टेकन, तो फिर ये आपका डिस्क्लोजर का पार्ट हो जाएगा। ये डिस्क्लोज शेड्यूल 3 के हिसाब से वहाँ बैलेंस शीट में करना पड़ेगा कि इतना फंड जो है, जो उस पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ है जिसके लिए लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड अ टर्म लोन ऑफ ₹5 crore फ्रॉम एनबीएफसी during the year, for which ₹2 crore was invested temporarily in the guild fund and ₹1 crore was invested in the high risk equity, as ₹3 crore of the term loan was required only in the next year। अब 5 करोड़ का एक लोन लिया गया, एनबीएफसी से लिया गया है। उसमें से चूंकि 3 करोड़ का रिक्वायरमेंट यूज अगले साल होना है, तो उसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ म्यूचुअल फंड में करके छोड़ दिया, कुछ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ये बताइए कि इस सिचुएशन में क्या होगा, इसमें क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्या डाइवर्सन ऑफ फंड है? Yes, sir. Diversion. जी सर। ये डाइवर्सन ऑफ फंड है। हाँ, तो एकदम सही है ये, क्योंकि एनबीएफसी से भी जो लोन लिया जाएगा उसमें कवर करता है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एफआई में एनबीएफसी भी आ जाएगा। और उसमें जो पर्पस के लिए लिया गया वो पर्पस में यूटिलाइज नहीं हो रहा, इवन दो इट इज अंडर द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी किया गया तो पर्पस वो नहीं था उसका, इसीलिए उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये डिस्क्लोजर आ जाएगा इसके लिए भी। फिर एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज ऑब्टेन अ कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹6 crore फ्रॉम द नेशनलाइज्ड बैंक ड्यूरिंग ईयर। सर 2 नंबर में जैसे एक क्वेश्चन था कि अगर वो पैसा यूज नहीं हो रहा है, अगर हम उसको एफडी करके रख देते तो भी क्या डाइवर्सन हो जाएगा? वो पैसा यदि यूज नहीं हो रहा है तो आपके बैंक में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में एफडी के रूप में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया गया है इसको म्यूचुअल फंड्स में और बाकी गिल्ड फंड में, सब में कर दिया गया। तो वहाँ पे यूटिलाइज हो गया फंड दूसरी जगह। अभी अपने बैंक अकाउंट में तो यूटिलाइज नहीं हुआ, अपने पास पड़ा हुआ है, चाहे एफडी के फॉर्म में हो, डिपॉजिट के फॉर्म में हो, करंट अकाउंट में हो। लेकिन यदि हम किसी और को जगह इन्वेस्ट कर दिया तो कहीं और चला गया फंड वो, तब वो यूज, उसको यूज माना जाएगा, यूटिलाइज माना जाएगा। तो यहाँ यूटिलाइज नहीं माना जाएगा यदि एफडी में रहेगा तो। XYZ Limited has obtained cash credit limit of ₹6 crore from Nationalized Bank, but during the year of which ₹2 crore was invested in a high risk equity। तो ये क्या है बताइए? ये भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसमें इसका भी डिस्क्लोजर हो जाएगा कि लोन इज नॉट यूज फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज बीन ऑब्टेन्ड। सर अगर वो कंपनी इन्वेस्टिंग कंपनी है तो भी क्या वो नहीं, इन्वेस्टिंग पर्पस देखना है, क्या इन्वेस्ट करने के लिए ले रहा है, इन्वेस्ट करने के लिए ले रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है तब तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोन को जिस पर्पस के लिए लिया है उसी पर्पस में यूज करना है, ये ध्यान में रखना है। वो कंपनी क्या है उससे नहीं मतलब है। उसके बाद है XYZ लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹2 crore फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स एंड ₹1 crore फ्रॉम रिलेटिव्स ऑफ सच डायरेक्टर विदाउट एनी लोन एग्रीमेंट, एंड दिस फंड्स वर इन्वेस्टेड इन हाई रिस्क इक्विटी। इसमें क्या होगा बताइए? ये तो सर डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो डायरेक्टर और रिलेटिव से लिया गया। हाँ, क्योंकि वहाँ नेशनलाइज बैंक लिखा से हुआ लिया है गया। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स का जो लोन होगा, अनसिक्योर्ड लोन होगा, उसके बारे में नहीं है, तो इसको डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका एकदम सही है इसमें आंसर। Sir, but if this for loan, whatever we discussed last question, if the objects of the company are different and it will be reflected in balance sheet, then it will create problem, no, sir? If the object of the company Objects. is different and business, the company is doing the different business, हाँ, then that is the different thing ना, that is the different altogether different disclosure। अभी तक हम लोग जो डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं, दैट विल नॉट कवर अंडर दिस डिस्क्लोजर, दैट विल बी कम अंडर डिफरेंट सेपरेट डिस्क्लोजर। The okay. object of the company is doing the business not as per हम्म, the object of the company, because कंपनी के बिजनेस हम्म, शेड्यूल 3 में भी लिखना पड़ता है, एक वो भी डिस्क्लोजर है कि कंपनी क्या हम्म, बिजनेस कर रही है, उसे उस बिजनेस का सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग भी होता है ईएस के हिसाब से। तो वो सब हम्म, डिस्क्लोजर आ जाएगा। फिर कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट जो होती है उसमें भी इसका रहता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या था, कंपनी क्या काम कर रही है, उसका कोड भी देना पड़ता है वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, तो उस जगह का पार्ट हो जाएगा वो। okay, sir. अब जैसे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो पैरा 610 में दिया हुआ है, वो अब हट गया है, वो तो डिस्क्लोजर ऑफ एसबीएन वाला था तो वो तो हट गया है, तो अब पोस्ट अमेंडमेंट खत्म हो गया है। कुछ एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, इंफॉर्मेशन है,
जो पैरा 6 में दिया हुआ है, वो इतने सारे के रिक्वायरमेंट है, 14 रिक्वायरमेंट्स। टाइटल डीड ऑफ प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, disclosure whether the valuation is based on the valuation of RB, disclosure of loans granted to promoter, director, KMP, capital work in progress, intangible assets under development, details of Benami property, quarterly return or statement of current assets, reconciliation, willful defaulter, relationship with stock of companies, registration of charges and satisfaction with ROC, compliance with number of layers of company, various ratios, and compliance with approved scheme of arrangement and utilization of borrowed fund and share premium। तो इतने सार के डिस्क्लोजर और देने हैं, तो इसके भी बारे में हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये हम लोग अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो इस विषय पर चर्चा करेंगे, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसमें जो इतने 14 तरह के डिस्क्लोजर है, इसके बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक डिस्क्लोजर के बारे में चर्चा करेंगे। और आज के लिए हम लोग यहीं तक अपना स्टॉप रखते हैं। और इसमें यहाँ तक आप लोगों के जो भी क्वेरी या जो क्वेश्चंस हैं या और डिस्कशन करना है वो हम लोग कर सकते हैं थोड़ी देर। मैं चाहूंगा कि आप सब अपना वीडियो ऑन कर लें, और जो भी डाउट्स है अभी तक में इतने इतने पोर्शन में, जितना पोर्शन आज हम लोगों ने कवर किया है, इतने पोर्शन में कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। उसका जवाब हम लोग सब मिल करके ढूंढ सकते हैं, और यदि जवाब नहीं मिल पाता है तो उसको सब मिल के स्टडी करके नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर सकते हैं। इतने पोर्शन पे हम लोग बात कर सकते हैं। Sir, rounding off, which one you recommend, sir? Nearest, which one is generally adopted? For the rounding off, if the turnover is less than rupees 100 crores, then it can be in the hundreds, thousands, No, lakhs, or that millions. that is okay, sir. That's okay. I'm not talking about this. What is adopted usually in industry, whether it is nearest to thousands or lakhs? It is dependent upon the management। मैनेजमेंट को डिसाइड करना है whether they Hmm. want to do it in hundreds or thousands or lakhs। Hmm. Preferably it should be either in hundreds or in lakhs, preferably, because it is easiest to understand the figure। In hundreds Okay. you can decimal place को हटा के you can see the whole figure। and for Okay. purpose of entering into the income tax return, यदि hundreds में है, if the figures are in hundred, then you can easily enter the figure from directly balance sheet to the income tax return। Otherwise, for the purpose of income tax return, you have to prepare a separate balance sheet without rounding off। Okay. You have to convert a balance sheet of rounding off into a without rounding off for the purpose of ITR। But if it will be in hundreds, then there is no problem। You can directly take the figures from balance sheet to the ITR without considering the decimal place। So it will Okay, be sir. easier to, if the turnover is up to 100 crores, then it will be recommended, not recommended, it will be easier to convert it into the hundreds, rounding off into the hundreds. It will be Okay. easy। Any questions from anyone और एनी डिस्कशन, और कोई चाहते हैं कि इसमें और कुछ कोई चर्चा करना चाह रहे हैं इस विषय पे, जब जहाँ तक हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसमें कुछ और चर्चा करना है, कुछ और सवाल दिमाग में आ रहे हो इससे रिलेटेड, तो आप लोग। अप टू 100 करोड़ बोला कि मोर देन 100 करोड़ बोला था? क्या चीज? अप टू 100 करोड़ बोला? लेस देन टू द 100 करोड़, नियरेस्ट ऑफ लेस देन 100 करोड़, लेस लेस देन देन 100। 100 करोड़। ओके। 100 करोड़ से उससे ज्यादा हो जाने से फिर वो हंड्रेड्स में और थाउजेंड्स में नहीं हो सकता है। नहीं, अप टू 100 करोड़ मतलब लेस देन 100 करोड़ में 100 तक करेंगे। हाँ, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स अलाउ है, परंतु जैसे ही और 100 करोड़ से अबव हो जाएगा तो उसमें फिर हाँ, लैक्स में या मिलियंस में या करोड़ में ही करना पड़ेगा। अच्छा ओके। Sir, during initial years when it came, some people not complied with. They have given uploaded full figures. They are not rounded off. इसमें या कुछ उसका भी हमने प्रॉब्लम आ सकता बताया है क्या? कि ऑडिटर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ द मैनेजमेंट ने फिर आपको बैलेंस शीट दिया, मैनेजमेंट ने प्रेजेंटेड द बैलेंस शीट टू यू फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, एंड द फिगर्स आर यू आर Hmm. काउंटेड ऑफ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन व्हाट इज द रोल और Hmm. द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इन सच अ सिचुएशन? तो ऑडिटर हैज टू आइदर क्वालिफाई द रिपोर्ट, it is not Hmm. rounded off, it is a misstatement, and it is a material misstatement because it is not, Hmm. it has not followed the presentation requirement of the schedule 3।
And if you can take the other judgment also, that you can go for the emphasis of matter as per SS 706 if this not rounding off is properly disclosed in the notes on accounts properly by the management, then you can go for the EOM, emphasis of matter. because EOM के लिए नियम है एज पर SS 706 कि ये प्रॉपरली नोट्स एंड अकाउंट्स में डिस्क्लोज होना चाहिए कि हमने राउंड ऑफ नहीं किया, ये कारण है, इस कारण से हमने राउंड ऑफ नहीं किया, जो भी रीजन है उसका, if it is properly fully disclosed in the notes on accounts, then rather than qualify the report, you can go for the EOM, emphasis of matter as per SS 706. दोनों भी नहीं हुआ तो नहीं, if दोनों the में से एक people जगह have तो जाएगा forgotten. ही, either क्वालिफाइड होगा रिपोर्ट या EOM होगा। यदि नोट्स एंड अकाउंट्स में डिस्क्लोजर नहीं है तो आपको तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्वालिफाई करना पड़ेगा रिपोर्ट को। यू हैव टू जी सर, क्वालिफाई। अभी अभी जो दोनों चीज वी हैव नॉट डन, इट इज अपलोडेड एज इट इज। नॉट देन द ऑडिटर्स के ऊपर में भी एक्शन है, पेनल्टी आएगा, और मैनेजमेंट के ऊपर भी आएगा पेनल्टी। ओके। When the ROC इसको देखेगा, they will issue the so-called notice to the both the management and as well as to the auditor for not complying with the requirement of the Companies Act. Any other thing? Any other question? अच्छा, एक चीज और है, राउंडिंग ऑफ जो होता है, तो फॉर द पर्पस ऑफ राउंडिंग ऑफ हम लोगों को नोट्स में भी एक डिस्क्लोजर देना जरूरी है। इस तरह से डिस्क्लोजर होना चाहिए नोट्स में कि ऑल द वैल्यूज आर राउंडेड टू द नियरेस्ट करोड़, या जो भी है करोड़ से 100 से जो भी है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013 एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज इंडिकेटेड। तो ये एक डिस्क्लोजर नोट्स एंड अकाउंट्स में भी होना चाहिए फॉर राउंडिंग ऑफ। सर ये ईपीएस को अप्लाई नहीं होता ना सर, अर्निंग पर शेयर को? अर्निंग पर शेयर में नहीं होगा वो, क्योंकि वो वहां पे इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज इंडिकेटेड, वह इंडिकेट किया हुआ रहेगा ये चीज। एजिंग को लेकर के कोई इशू है? यदि मान लीजिए कि एक एजिंग में आता है ट्रेड पेबल के केस में कि आपका पेमेंट, यदि मान लीजिए कोई ड्यू डेट है ही नहीं पेमेंट का, एक ऐसे तो टर्म्स रहता है 90 दिन का ड्यू डेट होगा, 30 डेज का होगा, 60 डेज का होगा, परंतु यदि कोई ड्यू डेट आपस में नहीं है तो ऐसी स्थिति में कब से ड्यू मानना है उसको, तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है एक्सेप्टेंस डे का। जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हो गया है और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, एक अपॉइंटेड डे होता है, एक एक्सेप्टेंस डे होता है, एज पर एमएसएमई एक्ट में उसका डिफिनेशन दिया हुआ है। तो जैसे अपॉइंटेड डे हुआ, फिर एक्सेप्टेंस हो गया गुड्स का, तो उस डेट से आपको उस ड्यू मान लेना पड़ेगा उसको। और यदि उसमें कुछ क्वालिटी को लेकर के कुछ इशू है तो आप उसको 15 दिन के अंदर यदि उसको क्रिएटर्स एक को क्लेम कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जिस डेट को वो डिफेक्ट्स दूर हो जाएगा उस दिन से उसको ड्यू माना जाता है। तो इस तरह से उसको यहाँ पे बकेट में लेने के पहले ये सब चीज़ों को देखना जरूरी है कि ड्यू हुआ कि नहीं हुआ, आपस में एग्रीमेंट था कि नहीं, कितने दिनों का एग्रीमेंट था, उसके बाद से उसको ड्यू माना जाएगा। तो ये सब इसमें एक्सरसाइज है। Sir, that company, if some person directors have taken some amount as advance from company and it is repaid within that financial year, so whether auditor has got any duty to report that? ये आएगा, हम लोग का कारो का पार्ट है ये, और कंपनीज एक्ट में सेक्शन 185 है, दैट इज रिलेटेड टू लोन टू डायरेक्टर्स को कवर करता है, सेक्शन 185। हाँ। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे चल के, लेकिन अभी आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ कि कंपनी कैन नॉट गिव लोन टू इट्स डायरेक्टर्स एक्सेप्ट कि उसका सैलरी जितना होता है सैलरी के अगेंस्ट में, रेमुनेशन के अगेंस्ट में उसको एडवांस दे सकती है। इसके अलावा उसको कोई किसी भी तरह का लोन से एडवांस डायरेक्टर्स को कंपनी दे नहीं सकती है। यदि ऐसा दिया गया, साल में कभी दिया भी गया, भले वो हो सकता है 31 मार्च तक, इट इज स्क्वायर्ड ऑफ इवन दो इट हैज टू बी रिपोर्टेड, इवन दो So, इट हैज टू बी रिपोर्टेड। so if it is reported as salary advance, maximum it can be 1 month or it can be greater than 1 month also. What against? If they have taken money, some money, Okay. and if we report it as a salary advance, Okay. whether it can be maximum 1 month or it can be greater than 1 month also. It can be greater than for 1 month.
If it can be of the whole year. Whole Okay. year salary can be also, but not more than that. So any other questions? ठीक है संजय जी, राउंड ऑफ करें। यदि और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग अब जो है इसको यहाँ यहीं पर क्लोज करते हैं। मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिस्कशन ऑन शेड्यूल 3 एंड ओवर टू CSKK अग्रवाल जी फॉर द क्लोजिंग। चलिए, तो इट वाज अ वेरी नाइस सेशन, दो आई वाज नॉट ऑन वीडियो बट आई वाज लिसनिंग टू एवरीथिंग। सो आई थिंक कि ये ग्रुप अगर चलता रहे तो काफी अच्छी नॉलेज हम लोग को मिल पाएगी, और प्रोफेशनली भी हम लोग काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा नॉलेज होगा, जितना अच्छे से उतने अच्छे से हम लोग सर्विस भी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लगातार इस ग्रुप में ज्वाइन करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने सोचा था फ्राइडे एंड सैटरडे करने का, तो दिस सैटरडे हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि टुमारो सैटरडे आई हैव सम अदर एंगेजमेंट, सम अदर मीटिंग ऑल्सो। तो हम लोग हम नेक्स्ट फ्राइडे को ही अब मिलेंगे। चलिए, तो ठीक बाद है। में Thank you, sir. It was a very good session. थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स।